लोगों का विश्वास धीरे धीरे नेताओं से खोने लग गया है। आपने बोला कि राजनीति एक समाज सेवा है, लेकिन यही समाज सेवा आज एक बिजनेस की तरफ जा रही है। उसी पुस्ते को विधायक लगा रहा, उसी पुस्ते को जिला पंचायत लगा रहा, उसी को प्रधान लगा रहा, क्षेत्र पंचायत लगा रहा, और वो पुस्ता फिर भी नहीं। मैं सत्ता छोड़ करके बीजेपी में आई, मैंने मुख्यमंत्री से पंगा लिया। बेरोजगारी इतनी क्यों है आज? तमाम यूथ धक्के खा रहा है, तो क्यों खा रहा है? कौन है जिम्मेदार? तो उत्तराखंड में बहुत चर्चा में रहा था ये अंकित भंडारी वाला केस। इसमें आपका भी नाम जुड़ा था कि आपने एई को बोल के जेसीबी चलवा दी थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सिंगल रोड पे इतने आपदाएं कभी नहीं आती थी, आपने देखा होगा। यहाँ मशीन चल रही है और 20 किलोमीटर दूर तक दरारें पड़ रही है। आप सचिवालय चले जाओ, सारे चिट्ठियां अंग्रेजी में लिखते। क्यों लिखते हो तुम अंग्रेजी में चिट्ठियां भाई? आप कांग्रेस से भी जुड़ी रही, भाजपा में भी हैं, तो दोनों की विचारधारा में कितना फर्क है? भाजपा कांग्रेस नाम है, उन दलों में काम करने वाले व्यक्ति कैसे हैं वो महत्वपूर्ण है। सबको एक समान कानून के दायरे में ला रहे हैं, तो क्या घटनाएं होनी बंद हो गई? क्या 3 तलाक अभी नहीं हो रहा है? क्या हो तो रही ही है। आप करते रहो ना, कागजों और भाषणों में करते रहो। जो बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, अब हिंदू तो जा नहीं रहा वहाँ पढ़ने, तो अब हमको क्या पता उसके अंदर क्या पढ़ा रहे हैं? फिर बोलते हैं कि अपराधी पैदा हो गए जी मदरसों के अंदर। आपके जो समर्थक थे वो आप चाहते थे आपको कि जो अभी हाल में चुनाव हुआ ना, पंचायत चुनाव, उसमें आप प्रतिभाग करें, तो आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों नहीं? अगर आप भावनात्मक लगाव जनता से नहीं रखते हैं तो आपको अधिकार ही नहीं है चुनाव लड़ने का। मान लीजिए आपको बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है, वहाँ अगर कोई और अच्छा कैंडिडेट उनको मिल जाता है, तो तब भी आप चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिली पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ राकेश सिरवाण। आज हमारे साथ उत्तराखंड राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से करी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रही। हमारे साथ हैं यमगेश्वर ब्लॉक की उमरोली सीट की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ जी, जो कि लगातार क्षेत्र के मुद्दे उठाती रहती हैं। कई बार उन पर आरोप भी लगते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं आरती गौड़। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द हिली पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया। जी मैम, कई बार बातचीत होती है कि जब भी कोई विधायक या मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, ज़्यादातर लोग उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन एक न्याय पंचायत या जिला पंचायत सदस्य से बहुत कम लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपका जो जुड़ाव सीधे जनता से होता है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपकी जो राजनीतिक शुरुआत थी वो कैसी रही? छात्र राजनीति का आपका कैसा सफ़र रहा? मैंने 2009-10 में पहला अपने जीवन का चुनाव लड़ा। छात्र संघ कोषाध्यक्ष के रूप में मुझे ऋषिकेश पीजी कॉलेज में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और जैसे कि आपने मुझे बुलाया है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को एग्री कर रही हूँ कि आपने इसीलिए बुलाया होगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बवाली नाम दिया है। बहुत मेरे किस्से रहे हैं, और वो बवाल एक्चुअली हमेशा मेरे जनहित में रहते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और आगे भी कंटिन्यू ये अनुभव आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आपने जब छात्र राजनीति से शुरुआत करी, तो कैसे आपने सोचा कि मुझे पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? क्या जो आपने छात्र राजनीति में जो जीत अर्जित करी, उसी से आपको कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे आगे क्षेत्र की या जिले की या प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए? शुरुआती दौर में तो मुझे राजनीति से बहुत नफरत थी, लेकिन जैसे बोलते हैं कि होई वही जो राम रचि राखा। और जब मैं पढ़ाई के लिए घर से निकली, तो मैं ऋषिकेश में, जिनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानती हूँ, बड़ी बहन तत्कालीन जो राज्य मंत्री के रूप में इस उत्तराखंड सरकार में सेवा दे चुके हैं, सम्मानित अनीता वशिष्ठ जी, उनके साथ मैंने एज ए पीएस काम किया। और तमाम जनमुद्दों को मुझे वहाँ पर देखने को मिला, उन पर काम करने को मिला। तो मैं पढ़ाई तो कर ही रही थी ऋषिकेश से, तो समाज सेवा भी कर रही थी उसके साथ साथ। तो जो लोग वहाँ पर आते थे या यूथ जो वहाँ पर आता था, उन्होंने मेरा काम देखा, वो उन्हें लगता था, मेरी सेवा भाव देखी, तो सबने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप कॉलेज में प्रतिनिधित्व करें। मैंने बहुत मना किया, लेकिन लोगों के जिद की वजह से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और आप यकीन मानिएगा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं चुनाव जीतूंगी। तो मुझसे ज़्यादा चिंतित मेरे प्रस्तावक थे, मुझे चुनाव लड़ाने वाले थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे चुनाव जीतना है, और अगर मैं जीतूंगी न हार जाऊंगी तो क्या होगा। तो वहीं से एक शुरुआत हुई, और अकल्पनीय था मेरे लिए इतने अनएक्सपेक्टेड वोटों से जीतना, क्योंकि
पहली दफा चुनाव लड़ा और यूथ में इतना मेरे प्रति सम्मान, उनका प्यार, उनका विश्वास, तो वो शायद कहीं ना कहीं मुझे कंटिन्यू पॉलिटिक्स के लिए प्रेरित करता है। मैम, अगर बात करेंगे जिला पंचायत सदस्य की, तो आपने कैसे चुना कि मुझे जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ना है? पार्टी ने आपको, पार्टी से आप कैसे जुड़ी? सबसे पहली बात तो ये है कि आप पार्टी से कैसे जुड़े, क्योंकि आप बीजेपी के टिकट से वहाँ पे चुनाव लड़ी और जीती भी पहली बार। तो मैं पहले NSY से चुनाव लड़ी थी, जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ी जी। और नो डाउट अभी भी लोग बोलते हैं कि दल बदल और ये तमाम चीजें जब आती हैं तो मुझे लगता है कि दल एक सिर्फ नाम है। भाजपा, कांग्रेस नाम है, ये कोई भी दल ले लीजिए, उस पे उन दलों में काम करने वाले व्यक्ति कैसे हैं वो महत्वपूर्ण है। दल तो निर्जीव है, एक हिसाब से शब्द है, लेकिन उसमें अगर आप काम कर रहे हैं, वो जो नेता उन दलों में काम कर रहे हैं, वो उनकी भूमिका इस समाज के लिए क्या है। तो इसी तरह मैं NSY से चुनाव लड़ी। उसके बाद मैंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी तकरीबन 3-4 साल इस उत्तराखंड शासन में अपनी सेवाएं दी और मैं बायोटेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है उसका हिस्सा रही प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो आप लोगों को के संज्ञान में ये मुद्दा होगा कि 2016 में राजनीतिक उठापटक इस प्रदेश के अंदर हुई और उसमें तमाम नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में गए। तो मैं उस समय जॉब कर रही थी, मैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बायोटेक विभाग में सेवाएं दे रही थी। तो मैंने देखा कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने विभिन्न विभागों में काम करने वाले लगभग 1000 युवाओं को सेवा मुक्त कर दिया। कारण क्या था कि उन्होंने कहा कि जो जिन पॉलिटिकल लोगों ने सरकार गिराई वो उनसे कनेक्टेड है। तो मेरा मानना ये था, मैंने माननीय हरीश रावत जी से 2-3-4 बार मुलाकात करी इस संदर्भ में कि भाई आप जिन लोगों ने सरकार गिराई उनको तो बदला लेना आपका ठीक है, बनता है, लेकिन जो युवा इस प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं और उनका परिवार उसी नौकरी की जो आर्थिक की है उसी पर डिपेंड है, तो आप उनको कैसे हटा सकते हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं छात्र नेता के रूप में मैंने अपना स्टार्ट किया था तो माननीय हरीश रावत जी ही मुझे शपथ दिलाने आए थे ऋषिकेश PG कॉलेज में और मैं बहुत सम्मान करती थी उनका। लेकिन उस समय देखिए सत्ता, अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी में सिर्फ सत्ता के पीछे भागी हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। तब बीजेपी कहीं उत्तराखंड में थी नहीं, न उत्तराखंड में थी न भारत में थी। उस समय देश में भी कांग्रेस की सरकार थी और उत्तराखंड में भी। तो मैंने उस समय सरकार के खिलाफ बगावत करी, अपनी ही पार्टी, क्योंकि मुझे तो उसी पार्टी, हालांकि मैं एक कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी, लेकिन एट द एंड उस समय मेरा जितना भी मेरा सपोर्ट रहता था वो कांग्रेस को ही रहता था। कारण क्या था कि मैंने NSY से राजनीति की शुरुआत करी, लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक मुखिया जो प्रदेश का होता है, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो रवैया रहेगा सबके प्रति इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं कि ये बीजेपी कनेक्टेड लोग हैं या ये उस नेता से कनेक्टेड लोग हैं तो उनको नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया और उसके बाद मैंने 6 दिन का आमरण अनशन किया था और मुझे आज भी याद है कि मैं हजारों लोगों के साथ कनक चौक, अगर आपने सुना होगा तो वो हाईवे हमने जाम किया था, बहुत संघर्ष किया। उसके बाद हरीश रावत जी को बैकफुट पे आना पड़ा, बहुत संघर्ष हुआ और शायद उन्हीं कर्मचारियों की बदुआएं मैं इसको बोल सकती हूँ या हम लोगों की बदुआएं बोल सकती हूँ रही होंगी कि आज हरीश रावत जी कहीं के भी नहीं रहे। क्यों? अब इसलिए नहीं रहे ना कि आप भैया भेदभाव नेताओं के साथ करिए जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा। आप जनता के साथ, वो आपके भी बच्चे हैं ना, आप हमारे भी गार्जियन थे ना, तो गलत तो गलत है। तो उस वजह से जब मैंने वो छोड़ दिया, उसके बाद मुझे स्वाभाविक सी बात है बीजेपी के तमाम लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया जी। तो फिर मुझे जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हरीश रावत जी की सरकार गिराने में सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन ही मतलब शामिल नहीं था, उसके पीछे और भी कई कारण थे। नहीं, वो तो देखिए सरकार जिन्होंने गिराया, कारण क्या था, स्टिंग ऑपरेशन अगर बन रहे हैं आपके, तो उन लोगों को जिन्होंने, मैं तो इन चीजों को भी गलत मानती हूँ कि आप आज, अगर मैं आज आपके साथ बैठी हूँ तो आज आप मेरे लिए अच्छे हो गए, मैं आपसे हट गई तो आप खराब हो गए। मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, लेकिन
पॉलिटिक्स हर जगह देखिए, जो मैं तमाम पॉलिटिशियंस को बोल रही हूँ, चाहे वो प्रधान है चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप भावनात्मक लगाव जनता से नहीं रखते हैं तो आपको अधिकार ही नहीं है चुनाव लड़ने का। तो हरीश रावत जी ने वो रवैया, जिन्होंने उनका स्टिंग किया, जिन्होंने सरकार गिराई, उनसे बदला लेने की तो उनमें हिम्मत रही नहीं थी, यही बोलेंगे ना हम लोग तो। और आपने आम युवा जो इस प्रदेश की नौकरी पे जीवन यापन कर रहा है, आपने उनके पेट में लात मारने का काम किया। तो मैं उग्र नेता के रूप में, छात्र नेता के रूप में मेरी पहचान तो थी, तो तमाम लोगों ने मुझसे संपर्क किया, बारी बारी सबकी नौकरी हटती रही तो वो मेरे संपर्क में आते रहे, तो हमने उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन किया और उनको वापस रखवाया विभागों जो भी में। ये आपका जितना भी आपने संघर्ष, चाहे जनता के मुद्दे उठाना हो, चाहे सरकार के खिलाफ बोलना हो, तो यही आपका जीत का कारण भी बना, जो आपने इतने बड़े मार्जिन से, क्योंकि आपने एक बहुत कद्दावर नेता को हराया है। तो कैसा रहा वो जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव था? कार्यकाल पे भी बात करेंगे कि क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ रही और क्या क्या जनता के और मुद्दे थे जो आप सॉल्व करना चाहते थे। देखिए, मैं प्रशासनिक अधिकारी भी जब रही तो यमकेश्वर मेरी जन्मभूमि है, विधानसभा दुगटा ब्लॉक मेरा मूल जो पैतृक गांव है वो है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारी जब रही तो मुझे पता नहीं, मतलब होता होगा किसी को सिर्फ अपने जो निज स्वार्थों के लिए राजनीति करते होंगे, उन्हें लगता होगा कि ठीक है कहीं से चुनाव लड़ना है तो बस उतने तक सीमित रहना है, तभी उस एरिया में जाकर के डेवलपमेंट की बात करनी है। लेकिन मुझे उस मिट्टी से अलग ही प्रकार का लगाव है। मैं तो नौकरी कर रही थी अच्छी खासी और मुझे मतलब भी नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से कि उस यमकेश्वर में कौन रोजगार में है, कौन बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। लेकिन मुझे तब भी लगता था समाज सेवक बनना, देखो ये जन्म से होता है, आपके विचार आपको समाज सेवी बनाते हैं। ये नहीं कि आपने ये काम कर दिया उससे आप समाज सेवी बन गए। आपका जो मूल सोच है वही आपको समाज सेवक बनाती है। तो मैंने उस समय भी रेशम विभाग के माध्यम से यमकेश्वर विधानसभा के तमाम फार्मर्स को मैंने काम से जोड़ा और उनको रोजगार के लिए अप्रिशिएट भी किया, उनको जोड़ने की कोशिश भी करी। उसके बाद जब लोग मुझे जानते थे कि हाँ ये, चाहे वहाँ कोई मेले हो, गेंद मेला हमारे यहाँ स्पेशली होता है, उसमें हो, बच्चों को स्कूल में उनकी पढ़ाई में हो, या किसी भी प्रकार के सोशल एक्टिविटीज़ में, मैं तब भी जाती थी जब मुझे ये लगता था कि राजनीति कभी करनी ही नहीं है, राजनीति से सख्त नफरत करती थी, तब भी मैं समाज सेवक के रूप में काम करती थी। तो वहीं से शायद लोगों ने सोचा होगा कि इनको लड़ना चाहिए और हमें इनको जिताना चाहिए। तो आपने बोला कि राजनीति एक समाज सेवा है, लेकिन यही समाज सेवा आज एक बिजनेस की तरफ जा रही है, क्योंकि कई बार राजनेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। चाहे आप छात्र राजनीति की भी बात करें तो उसमें भी कई बार लगता है कि जो छात्र नेता होते हैं वो बड़े बड़े बिल्डरों को डरा धमका के या उनसे भी वसूली करते हैं। तो ये कैसा है, फिर ये कैसी समाज सेवा है? देखो, मैंने कहा ना कि दो तरह के नेता होते हैं, एक स्वहित के लिए नेतागिरी करते हैं जिनको अपने और अपने परिवार से मतलब होता है, और एक जनहित के लिए बने हुए लोग होते हैं, वो गिने चुने होते हैं और वो मुझ जैसे सनकी होते हैं। फिर जैसे कि मैं हूँ, मैं सत्ता छोड़ करके बीजेपी में आई, मैंने मुख्यमंत्री से पंगा लिया। मैंने ये नहीं देखा कि मैं भविष्य में कितने नुकसान में जाऊंगी, और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकती हूँ कि अगर उस समय मैंने कांग्रेस की खिलाफत नहीं करी होती, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं किया होता, तो शायद मैं एमएलए हुई होती या मंत्री हुई होती सरकारों में। बिल्कुल। तो तब आप अभी आप कांग्रेस की कोई पूर्व विधायक होती या कुछ सांसद? हाँ, ऑफ कोर्स होती ना। सांसद तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि इतना स्तर मेरा बड़ा नहीं है, बट एमएलए होती मैं। जी, अगर बात करें जो महिला होती हैं पॉलिटिकल में, उनका कैसा होना चाहिए? जैसे क्योंकि इस साल जो पंचायत चुनाव हुए इसमें बहुत सारी महिला सीटर थी, महिलाओं ने इस बार काफ़ी अच्छा बाजी मारी है, लेकिन उनके बैकफुट में कहीं ना कहीं देखो, ये पंचायत लेवल पे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी गांव में महिलाओं को उन्होंने पंचायत लेवल पर प्रतिनिधित्व करने के लिए 50% आरक्षण की बात करी थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस देश में 33% महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की बात कही है। अभी वो भले ही लागू नहीं हुआ है, शायद इस टर्म में लागू हो जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि एक महिला सृष्टि की रचना करती है। बिल्कुल।
तो मतलब कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि महिलाओं के बराबर संवेदनशील, महिलाओं के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले शायद ही कोई और हो। मतलब मुझे तो लगता है कि महिलाओं को, आपने इंदिरा गांधी जी का रौब देखा है देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो क्यों नहीं कर सकती हैं महिलाएं? लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद कोई और बड़ी नेता उभर कर नहीं आए जो प्रधानमंत्री बनी हो। या उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। बननी चाहिए जी, बननी चाहिए। कारण क्या है कि मैंने कहा ना कि जितनी जिम्मेदारी से, जितने सिस्टमेटिक ढंग से महिलाएं काम करती हैं, इतना पुरुष नहीं करते। आप तो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करिए कि घर भी, बाहर भी, लोगों को भी, परिवार को भी, समाज को भी जोड़ने का काम कौन करता है? जी, महिलाएं ज्यादा करती हैं ना, तो देश को क्यों नहीं संभाल सकती महिलाएं? अगर बात करें जो छोटी पंचायतें होती है, न्याय पंचायतें होती है, आपने जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्यकाल रहा आपका, तो क्या क्या चुनौतियां होती हैं इस मतलब जो छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, जिला पंचायत होती है, तो उसमें क्या चुनौतियां रहती हैं? क्योंकि आपको सरकार के पास कई बार अपने मुद्दे लेके जाने पड़ते हैं, बजट पास कराना होता है, तो क्या क्या चुनौतियां रहती हैं? रूरल एरियाज में तो बहुत टफ है राजनीति करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे, मैं तो इस बात को कई दफा अपने स्तर से शासन प्रशासन तक पहुंचा भी चुकी हूँ कि आप अगर गांव में 1 किलोमीटर, गांव के अंदर 1 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, उसके लिए भी आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। और शहर में बना रहे हैं तो भी 10 लाख दे रहे हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर यहाँ से यमकेश्वर जाती हूँ तो मेरी गाड़ी का फ्यूल दुगना खर्च होता है। बिल्कुल। तो सेम प्रक्रिया, अगर आप सड़कें बना रहे हैं तो मशीनें बाहर से जा रही हैं, उसका ढुलान है, लेबर है, तमाम चीजें दुगने तिगुने स्तर पर उनका खर्चा होता है, लेकिन पैसा उतना ही मिलता है। तो सबसे बड़ा यहाँ, अगर जिस दिन इस लेवल पर यहाँ के नेता सोचना स्टार्ट कर देंगे कि गांव और शहर में आर्थिकी को अगर देखेंगे, बजट को अगर देखेंगे, तो उसमें जिस तरह से पहाड़ों में काम करना टफ है, जिस तरह से पहाड़ों में सड़कें आज बनती हैं कल टूट जाती हैं, आप उसका सड़कों का लेवल देखेंगे तो पहाड़ में भी वही नियम है और गांव शहरों में भी वही नियम है, जबकि पहाड़ों के लिए बजट ज्यादा होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, मैं ये कहती हूँ कि पंचायत स्तर के लोगों को, अब मुझे मालूम नहीं कि सब नेताओं का सोचने का स्तर क्या है, लेकिन ये खास तौर पे ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को इतना अवेयर होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ फार्मिंग होती थी, जो खेती बाड़ी होती थी, वो आज खत्म है। सब बहाना बनाते हैं कि बंदर खा गए, हमसे नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन खेती को अडॉप्ट कर ले। 10 साल 20 साल के लिए आप बेच भी तो रहे हो उन खेतियों को, तो उनको बेचने के बजाय आप उस पर आप काम करो, उसको लोगों से आप उस पर लीज पर ले लो, 10 साल के ले लो, 20 साल के ले लो, उनको जो उनका बनता है वो दे दो, और उसके बाद उन्हीं किसानों को वहाँ काम करने को दे दो। आप सहतूत उगा सकते हैं, आप दाल चीनी, देखिए हमारे यहाँ तो फ्री फोकट की है, यहाँ बिक रही है वो 40-50 रुपए किलो, तो आप उसका व्यापार क्यों नहीं करते? हमारे प्रदेश के अंदर कीड़ा जड़ी है, उसको लोग बहुत बड़े, तो लोग इनलीगल भी तो बेच रहे हैं ना, तो आप लीगलाइज कर दीजिए इन चीजों को। इस प्रदेश के अंदर इतना पैसा है, 10 राज्यों को और पाल सकता है हमारा प्रदेश, लेकिन अब सिस्टम से ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं चलता, इसका मालूम नहीं है। आपने देखा होगा जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन आप भी पहाड़ से बिलोंग करते हैं, आप देख रहे होंगे नल तो खड़े हैं लेकिन पानी नहीं है उन पर। जी, इस पे कई बार सवाल भी उठते हैं कि घर में नल तो लगा दे लेकिन पानी नहीं आया अभी तक भी। तो इस सच को बोलेगा कौन? क्योंकि जो पार्टी के लोग ही बोलेंगे या विपक्ष बोलेगा। हाँ, तो विपक्ष को तो बोलना है नहीं। देखो, विपक्ष अपना काम जो कर रहा है, हमको मतलब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी पक्ष वालों की बनती है। बिल्कुल। आप जिस जगह के मालिक आप हो, आपको उसकी सुरक्षा देख रेख की जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं तो अभी जब एक छोटा सा किस्सा सुना रही हूँ, माननीय अनिल बलूनी जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, तो मेरा एक सबसे बड़ी ग्राम सभा थी उस जिला पंचायत क्षेत्र की, गंगा भोगपुर। आपने सुना होगा कि वहाँ एक भी वोट नहीं पड़ा। कारण क्या है कि मेरे क्षेत्र में उस ढंग के जिन मुद्दों को लेकर के हम आप पब्लिक से वोट मांगने गए, उन मुद्दों पर हम काम ही नहीं कर पाए, और हम जब फेलियर हो जाते हैं तो मुझ जैसे सच बोलने वाले साहसी नेता तो बिल्कुल भी जनता को दोबारा ठगने नहीं जा सकते। मैं नहीं गई ठगने बिल्कुल भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को समझाओ कि मतदान करें, मत का प्रयोग करें, लेकिन लोगों का विश्वास धीरे धीरे नेताओं से खोने लग गया है। बिल्कुल।
तो ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाली है। आप देख रहे होंगे बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लोग सड़कों पे नेताओं को पीट रहे हैं। तो नेताओं ने अपनी छवि वैसे बना दी ना। तो ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश में नेताओं ने अपनी छवि की बर्बाद कर दी। ऑफ कोर्स करी है, और उनकी खामियाजा फिर हम जैसे ईमानदार लोगों को भी भुगतना पड़ता है, हमारा भी विरोध हो जाता है कई बार। तो आपको क्या लगता है कितने % लोग बचे हैं जो अब ईमानदारी की तरफ हैं, या सारे भ्रष्टाचार? देखिए, वो तो सबका अपना जमीर बोलता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो देश भर की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन उत्तराखंड की बात करूंगी। जैसे मैंने कहा कि इस उत्तराखंड में अर्निंग के तमाम ऐसे साधन हैं जी, कि हम 10 राज्यों को और पाल सकते हैं। तो क्यों नहीं उन पर काम हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न तो बनता है। बेरोजगारी इतनी क्यों है आज, तमाम यूथ धक्के खा रहा है, तो क्यों खा रहा है, कौन है जिम्मेदार? अब हम इसके लिए किसको देखो, वो हमको ही बोलेंगे ना, आपसे ही पूछना चाहिए, वो हमको ही बोलेंगे ना जी। तो इसलिए हमको इन पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा पॉजिटिव वे में करनी चाहिए। हम खिलाफत थोड़ी कर रहे हैं सरकार की, लेकिन सरकार को सुझाव कौन देगा? ग्रामीण स्तर के नेता ही तो देंगे कि गांव में क्या चाहिए। अगर आपके कार्यकाल की बात करें तो आप कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं कि हाँ मेरे कार्यकाल में ये सबसे बढ़िया हुआ है? देखिए, बीन नदी पुल अभी जो सारा उत्तराखंड को पता है कितना बड़ा मुद्दा है, वो अब धरातल पर उतरने जा रहा है जी। कौड़िया किमसार मोटर मार्ग है, धरातल पर उतरने जा रही है जी। उस पर टाइल्स लॉकिंग का काम हो रहा है जी। आपने अगर सुना होगा, नौगांव बुकंडी मेरा एक क्षेत्र है जहाँ 10-12 सालों से लोगों ने लगातार उसके लिए प्रयास किया, तो पहले साल में ही मैंने उस पर काम कर दिया था। और मैं ये समझती हूँ, हमारे यहाँ एक योजना आती है, चाल खाल करके कुछ बोलते हैं, वो जंगलों में जाते हैं, वो गड्ढा खोद के आ जाते हैं जी। मैं 1-2 बार अधिकारियों के साथ विजिट पे गई अपने कार्यकाल में, मैंने बोला कहाँ गड्ढा है, कहाँ पैसा तुमने कहाँ करते हो, क्या है चाल खाल, मुझे खुद ही पता नहीं था। जब मैं गई तो वो जंगल में दूर से दिखा रहे, मैडम वो देखो झाड़ी के अंदर गड्ढा। अबे किस काम का है वो गड्ढा? आप क्यों नहीं सरकार को, प्रशासन को, शासन को बताते कि ये किसी तरह का काम नहीं है, क्या करना उस काम का? ये तो पैसे की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। उससे अच्छा तो मैं कह रही हूँ खेतों को उपजाऊ कराने के लिए कुछ अच्छा योजनाएं लाओ ना। तो मैंने इन पर कोई काम नहीं किया। मेरे से लोग नाराज हुए कि आपने हमारा खड़ंजा नहीं बिछाया, हमारे खेत पे पुस्ता नहीं लगाया। खेत ही नहीं है आपका तो पुस्ता कहाँ लगेगा? उसी पुस्ते को विधायक लगा रहा, उसी पुस्ते को जिला पंचायत लगा रहा, उसी को प्रधान लगा रहा, क्षेत्र पंचायत लगा रहा, और वो पुस्ता फिर भी नहीं है, फिर भी लापता है वो पुस्ता। कागजों में पुस्ता लग, बस कागजों में लग रहा। आज उसी के लिए मैं बजट दे रही हूँ, जिला पंचायत बजट दे रहा, उसी के लिए विधायक दे रहा, सब दे रहे हैं उसके लिए, पर फिर भी आपको पुस्ता देखने को वहां नहीं मिलता। इसके लिए तो वो भी जिम्मेदार है कि जो देख रेख के अधिकारी जाते हैं, जो निरीक्षण करते हैं, चाहे कोई भी विभाग। अच्छा, मुझे ये बताइए, अधिकारी से ज्यादा जनता की जिम्मेदारी बनती है और नेताओं की बनती है कि नहीं? अधिकारी को तो ऑर्डर हम करते हैं ना, बिल्कुल, कि भैया ये करना है। तो ग्रामीण स्तर के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसी कारण चुने जाते हैं कि गांवों की समस्याओं को पर आप चर्चा करें। और मेरे ख्याल से जिस तरह से ये लागू हुआ है, चुनाव आयोग ने किया है कि भाई 12वीं पास होना जरूरी है, मैं तो कहती हूँ विधायकों और मंत्रियों के लिए पहली ये चीजें लागू होनी चाहिए। एक IAS के साथ अगर 5वीं फेल और अंगूठा टेक नेता बैठ जाएगा, वो IAS तो उसको बेवकूफ बना देगा। कैसे काम करेंगे, तालमेल कैसे होगा? जी, कई बार मजाक में लोग बोलते हैं कि कोई भी बड़ा क्या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, लेकिन नेतागिरी में जाने के लिए बस आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, पब्लिक को गुमराह करना आना चाहिए। ऐसा क्या सच है? नहीं, बिल्कुल भी। उन नेता, देखो ये तो जनता के साथ, अगर कोई भी नेता सक्षम नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है और उसको काम करने के तरीके मालूम नहीं, तो वो जनता के साथ गद्दारी कर रहा अगर चुनाव। क्योंकि देखो हमारे उत्तराखंड में तो वैसे भी बहुत सीधे लोग हैं, जाति पे, क्षेत्र पे, भाईबंदी पर, महिलाओं पर वो वोट दे देते हैं। गांव के लोग सीधे इस मामले में। तो गद्दारी तो मैं कर रही हूँ ना, अगर मैं ठग रही हूँ तो। मैं अगर काम नहीं करना और खाली चुनाव लड़ने चली गई कि भैया देखो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे इसलिए वोट दो, मैं ठाकुर हूँ इसलिए वोट दो, मैं आपके गांव की हूँ, मैं आपके रिश्तेदार हूँ इसलिए वोट दो, लेकिन उसका असर उस समाज पे, वहां की आने वाली पीढ़ी पे, उन गाँव पे, सब पे पड़ता है। इस बात से मुझे एक बात याद आई, क्योंकि अभी धराली में आपदा आई, वहाँ की सांसद थी माला लक्ष्मी शाह, तो वो लगातार गायब दिखी। लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली कि हमारी सांसद गायब है, क्यों खाली वो चुनाव के टाइम पे ही दिखती है। तो इसमें क्या किया जाए कि जो हमारे नेता हैं वो क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हैं? या
दलों की गलतियां हैं, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो। मैं तो हर दल की बात और हर नेता, पहले तो नेताओं को ही इतना इज्जतदार होना चाहिए कि खुद ही हाथ जोड़ देना चाहिए कि भैया हम नहीं निभा पाएंगे, हम नहीं जा सकते। एक बार मैंने एक मंत्री को सुबह 7 बजे फोन किया, कोई विशेष ही कारण रहा होगा तभी किया होगा। उन्होंने सडनली उधर से मुझे जवाब दिया कि अरे मैडम सुबह सुबह मैं तो परिवार के साथ हूँ। मैंने कहा उनको कि आप परिवार को ढोने के लिए चुनाव लड़े थे क्या, मंत्री बने हैं क्या, आपको अभी त्यागपत्र दे देना चाहिए। तब उन्होंने सडनली जो काम नहीं होना था, वो उन्होंने जो महीनों से लोग धक्के खा रहे थे उनके दरवाजे पर, उन्होंने 1 मिनट में किया। कारण क्या था कि लोगों को बोलना नहीं आता, अपनी बात कहनी नहीं आती। आप मुझे बताइए ना, मैं आज अपने परिवार को ढोने के लिए नेता नहीं बनी ना। सिर्फ मेरा परिवार मेरा नहीं है ना, जिस समाज ने मुझे चुनाव लड़ाया है, जिताया है, तो उनके प्रति मेरी को जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। अगर वो रात 2 बजे भी मेरे क्षेत्र की जनता मुझे फोन करती है, कोई नहीं बोल सकता कि आरती गौड़ ने फोन नहीं उठाया जब तक मैं सीट पर रही। और भाई जिम्मेदारी है, ये कोई जनता पर एहसान नहीं है किसी का कि हाँ मैंने एहसान कर दिया, उसको सड़क से अस्पताल पहुंचा दिया, किसी के दुख सुख में काम आ गई, किसी का व्यक्तिगत कोई मैंने लाभ पहुंचा दिया। मेरा कोई एहसान नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है जी। और हर नेता की होनी चाहिए। तो ठीक मैम, आरती जी आपने पहले कांग्रेस में थी आप, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन करी, तो कई लोग इसको कहते हैं कि दल बदलू नेता हैं, इन पर कैसे भरोसा किया जाए, तो आपने क्यों छोड़ी कांग्रेस? छोड़ने के पीछे कारण क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हरीश रावत जी 2016 में जी इस प्रदेश के युवाओं को नौकरी से नहीं हटाते तो बिल्कुल भी मैं कभी नहीं दल बदलती, मतलब ही नहीं बनता था। हाँ, मैं कांग्रेस में बनी रहती। मैंने कहा ना कि दल तो एक शब्द है, आप जिस दल में रह रहे हैं उस दल में ईमानदारी से काम करें। और इस प्रदेश को क्या विपक्षी चोर उचक्के चाहिए क्या? भाई विपक्ष में अगर मान लो नेता है तो वो भी तो ईमानदार चाहिए ना। एक विधायक अगर कांग्रेस का वो बेईमान है तो हम क्यों बेईमान को चुनेंगे? अगर विपक्ष में भी अच्छे सोच वाले लोग होंगे तभी प्रदेश का विकास संभव है। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में अच्छा ये कांग्रेसी है, ये अच्छा है, तो उसको अच्छे को एडमिट करो और गलत को कोई भी। मैं तो कह रही हूँ कि भाजपा में अगर चोर उचक्का है तो उसको भी धक्के मारो भाई, उसको भी नहीं जिताना चाहिए पब्लिक को। जी, आपने ये बात बोली कि अगर किसी भी पार्टी में कोई चोर उचक्का है या बदमाश है या जो भी कहेंगे, लेकिन आजकल जो हाल ही के मामले आए उसमें भाजपा के नेता ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अंकिता भंडारी केस हो, हाल में जितेंद्र नेगी का केस हुआ, इसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े लीडर। अभी आप मुझे एक बात बताइए, जब सत्ता में कांग्रेस थी जी पूरे देश के अंदर, तो व्यक्ति भी कांग्रेसी होता था और नेता भी कांग्रेसी होती थी होते थे। आज भी नेता भी कांग्रेसी हैं और व्यक्ति भी आज भी पूरे देश के अंदर नेता सारे भाजपा ही हैं। अब आम वोटर भी भाजपा ही है, तभी तो भाजपा आ रही है ना। तो जब सब भाजपा ही हैं तो चोर उचक्का भाजपा ही तो होगा, कांग्रेस ही कहाँ से हो सकता है ही नहीं कोई सत्ता में, तो क्या आप बताओ। वोटर भी सारे भाजपा के हैं, नेता भी सारे भाजपा के हैं, तो उन्हीं में से तो निकल रहे हैं ये सब। और गलत है, मैं कह रही हूँ कि मैं तो पहले ही इस बात को बोलती हूँ कि अगर गलत मैं हूँ और मैं भाजपा से हूँ और भाजपा के कार्यकर्ता मुझे जिता रहे हैं तो वो भाजपा के कार्यकर्ता भी गलत है। हमारे उत्तराखंड में बहुत चर्चा में रहा था ये अंकिता भंडारी वाला केस, इसमें आपका भी नाम जुड़ा था कि आपने यही को बोल के जेसीबी चलवा दी थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने देखिए, मैं कभी भी इस तरह के काम नहीं करती जिससे मेरे प्रदेश के लोगों को नुकसान हो, मेरे क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो। मैंने बिल्कुल नहीं चलवाई थी जेसीबी। मैंने जरूर उस एई को ये पूछा था कि ये जेसीबी किसने भेजी, कैसे आई, क्यों आई। और मैं उस क्षेत्र की प्रतिनिधि होने के नाते, अगर मैं 1-2 बजे रात मेरे क्षेत्र में इतना संगीन अपराध हो रहा है और उस दौरान अगर मैं किसी अधिकारी को फोन कर रही हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उनको पूछा सिर्फ 1 बजे रात फोन करके कि भाई ये मशीन आ रही है वहां, तो किसकी आ रही है और किसने भेजी। तो एई ने रात को उसी कॉल डिटेल के बिहाफ पर मुझ पर आरोप लगा दिया था कि मैंने उनको आदेश दिया कि आप रात को जा करके उस रिजॉर्ट को ध्वस्त करें। तो आज तक के कोई पत्रकार थे, उन्होंने मुझे दूरभाष पर संपर्क करके कहा कि आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप मुझे उस एई से, इतने बड़े चैनल के आप पत्रकार हैं, आप उस एई को पूछिए कि प्रदेश के अंदर मेरे क्षेत्र में
मैंने उदाहरण दिया कि दिन भर सड़कें टूटी है, मैं जेई को, एई को, एससी को, तमाम लोगों को फोन कर रही हूँ कि आप उस सड़क को जोड़ने के लिए मशीन भेजो, उस सड़क को ठीक करने के लिए मशीन। तब तो वो जगते, दिन में तो वो सुनते नहीं है, रात को सुन रहे हो। और अगर वो 1 बजे रात एक जिला पंचायत सदस्य के कहने पर इतने गंभीर मामले में मशीन चला रहा, तो वो तो और बड़ा अपराधी है। फिर भी फॉल्ट उसी का है ना। दिन में तो वो जिला पंचायत सदस्य का आदेश फॉलो नहीं कर रहे, रात को कैसे कर रहे? तो इस तरह के आरोप देखिए राजनीति में है, तो और भी इसके अलावा भी तमाम आरोप मुझ पर लगाए जाते हैं और मुझे तो स्वीकार्य है। वहाँ की विधायक थी, उनपे भी आरोप लगे थे कि रेणु बिष्ट ने वहाँ पर बुलडोजर चलवाया। उन पे भी लगा, देखो वो तो मौके में थी, उन्होंने तो खुद वहां से अपना बयान दिया था कि हाँ मैंने ये रिजॉर्ट में आई हूँ और मैं यहाँ पर ध्वस्त कर रही हूँ रिजॉर्ट। तो वो तो खुद ही बोल रही है ना। मैं तो देहरादून थी, मैं तो वहां थी भी नहीं उस समय, मैं तो उसी समय देहरादून शाम को आ गई थी, दिन में थी मैं उस क्षेत्र में। वो एफआईआर ही मैंने ही दर्ज करवाई थी। आज बहुत सारे लोग मुझसे सवाल उठाते हैं कि तुम कहाँ थे। अंकिता के पिता साक्षी हैं इस बात के कि राजस्व पुलिस से सिविल पुलिस में उनका मामला ही नहीं दर्ज हुआ था, वो मैंने करवाया। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि अंकिता भंडारी को, जो भी उसके दोषी थे, उनको अभी तक उचित न्याय मिल गया या अभी और उसमें? देखो जेल तो है ही जी, और न्यायिक प्रक्रिया पे अब मैं देखो न्यायाधीश नहीं हूँ कि मैं होती तो मैं क्या सोचती, तब की बात थी। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब इस तरह के अपराधियों को फांसी तो होनी चाहिए, चाहे वो यहाँ नहीं कहीं भी देश भर के अंदर, क्योंकि खौफ नहीं होगा तो ये रेप की घटनाएं बंद कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। जी। तो इसमें कई बार जो वीआईपी का भी नाम आता है, तो क्या कोई था ऐसे में वीआईपी? अब देखो इसकी साक्षी मैं तो हूँ नहीं जी। अब थे या नहीं थे ये तो कानून का विषय है, ये पुलिस का के जांच का विषय है, उनको जांच करना चाहिए। और है वीआईपी तो मैं तो कह रही हूँ पहले फांसी उसको लटकाओ जी। जो वीआईपी है अगर लगता है और उसके अंकिता के माता पिता या कोई लोग उसका साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं तो उस वीआईपी को पहले लटका दो फांसी पे, तभी तो खौफ बनेगा ना देश के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि क्या अगर कोई अपराधी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसमें थोड़ी ढील बरती जाती है या शासन उस हिसाब से काम करता है? मैंने पहले ही कहा मैं इसकी हकदार बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेस में थी तब भी मुख्यमंत्री जी का जनता के प्रति रवैया खराब था तो मैंने सख्त विरोध किया। आज भी अगर भाजपा जहाँ गलत होती है, मैं उत्तराखंड के नागरिक पहले हूँ, मैं भाजपा कांग्रेसी और राजनीतिज्ञ बाद में हूँ, तो उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गलत का प्रतिकार होना चाहिए। जी आरती जी, आपने दोनों ही पार्टियों में अपना योगदान दिया है, आप कांग्रेस से भी जुड़ी रही, भाजपा में भी हैं, तो दोनों की विचारधारा में कितना फर्क है या कौन सी पार्टी बेस्ट है जो उत्तराखंड के विकास के लिए अच्छी है या देश के लिए अच्छी है? देखो दोनों का ही अपना अपना योगदान ठीक है जी। अब मैं अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनको मैं हमेशा फॉलो करती थी राजीव गांधी जी को अगर देखूंगी, उनकी बात करूंगी जब मैं कांग्रेस में थी, तो आज अगर हम और आप यहाँ बैठे हैं इतने हाई प्रोफाइल तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटराइज हुआ है ये देश, तो निश्चित रूप में उनका योगदान रहा है। अगर विदेशी जो हमको दुश्मन, हम हिंदुस्तान तो खैर सर्वे भवंतु वाले लोग, भावना रखने वाले लोग इस देश के अंदर रहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमको दुश्मन माना है, जब भी दुश्मन की नज़र से देखा है, तो उनमें खौफ पैदा करने के लिए इंदिरा गांधी, नो डाउट कि चाहे चाइना हो, अन्य कोई भी देश ने अगर भारत की ओर गलत तरीके से आंख उठा के देखा तो निडर छवि की प्रधानमंत्री वो रही है। आज धारा 370 जिसको एक हंगामा था देश के अंदर कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा अगर हटेगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से उसको हटाया ही नहीं, पूरे देश में इतने शांति के माहौल के साथ हटाया कि एक पत्ता भी नहीं हिला। तो दोनों ही मुझे ठीक लगे। मैंने पहले भी कहा कि दल कभी खराब नहीं होता, दल में रहने वाले लोगों की कमियां हैं। अगर कोई मान लीजिए अभी आपने एक बात कही कि ये सब बीजेपी वाले ही क्यों आ रहे हैं, गलती बीजेपी की थोड़ी है, मैं नहीं मानूंगी। अगर कोई अपराधी मेरे सामने आकर के फोटो खिंचा दे रहा है, मुझे क्या पता, उस समय मैं देख रही थी अभी थोड़े दिन पहले कि पुष्कर धामी जी के साथ इसने फोटो खिंचा ली, उसके साथ खिंचा ली, अभी वो बीजेपी में है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो वो फोटो खिंचा रहा है हमारे साथ, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। या मैं मुख्यमंत्री के साथ आज फोटो खिंचा लूं और कल मैं कोई अपराध कर लूं तो मुख्यमंत्री भगवान तो है नहीं, कोई भी
जब कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेसियों के साथ खिंचाते रहे होंगे ऐसे अपराधी फोटो, क्यों नहीं खिंचाते रहे होंगे? तो क्या वो लोग मतलब जब सत्ता के नाम पे, क्योंकि हम बीजेपी से जुड़े हैं, हमारे तो आउट कर दिया ना सत्ता से, हटाया है ना पार्टी ने तत्काल प्रभाव से। चाहे वो अंकिता के मामले में देखिए, चाहे हिमांशु के मामले में देखिए, कहाँ पार्टी ने उनको झेला, आउट कर दिया 2 मिनट में। तो ये तो 5-6 साल के लिए हटाते हैं, उसके बाद तो कई लोग फिर नहीं, वापस अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लेना ही नहीं चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि भाजपा लेगी भी नहीं वापस, और लेना भी नहीं चाहिए। जी, अब बात करते हैं, क्योंकि आप एक महिला प्रतिनिधि रही हैं, तो एक महिला प्रतिनिधि को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार देर रात हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया होती है, तो क्या क्या चुनौतियां रहती हैं? क्योंकि मैं तो इस बात को ये कहती हूँ कि महिला और पुरुष में भेदभाव है ही क्यों। मैं भी सेम डेजिग्नेशन पे हूँ और दूसरा आदमी, मान लीजिए मैं भी विधायक हूँ और एक पुरुष भी विधायक है, जब मैं विधायक बनने की इच्छा रखती हूँ तो मुझे फिर भाई भागीदारी बराबर निभानी चाहिए। कठिनाइयां तो होनी नहीं चाहिए। हम महिलाएं शारीरिक तौर पर जरूर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से महिलाएं हमेशा प्रिपेयर रहती है किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी संघर्ष के लिए। बिल्कुल। आरती जी, जब आप कह रही हैं कि मैं हमेशा अपनी बात सच्चाई से रखती हूँ, बेबाकी से रखती हूँ, ईमानदार छवि की हूँ, लेकिन आप ही के ऊपर इतने सारे आरोप क्यों लगते हैं? क्योंकि सहारनपुर में भी आप पर आरोप लगे थे कि इन्होंने जमीन हथियाने की कोशिश करी, घर हथियाने की कोशिश करी थी। मैं किसी का घर, मैं अपना ही घर नहीं हथिया पाती। कोई भी अगर आपकी छवि को बार बार खराब करेगा तो इतनी बुजदिल तो आरती गौड़ नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई झूठे आरोप लगाएगा, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश करेगा, मैं कानून का सहारा लूंगी। पहली प्राथमिकता तो, क्योंकि जनप्रतिनिधि हूं तो निश्चित रूप से कानून पर भरोसा रखना और कानून के हिसाब से चलना मेरा काम है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया अगर चलाईमान हो और उसके बावजूद भी कोई नहीं मानेगा, तो देखिए मेरे माता पिता ने तो मुझे 2 संस्कार दिए हैं कि आप कभी भी अपने से बड़े हो या कोई भी हो, आपने सम्मान के साथ पैर छू करके उनका सम्मान करना है। पैर नहीं छू सकते, झुकने में तुम्हारी कमर में कोई दर्द है, तकलीफ है, तो तुम हाथ जोड़ के सम्मान कर लो। लेकिन एक इस राजनीति ने मुझे तीसरा समझाया है कि अगर कोई पैर छू करके आपकी बात नहीं सुन रहा है, हाथ जोड़कर नहीं सुन रहा है, तो उसका कॉलर पकड़ लो। और चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई हो, इस देश के अंदर हो, इस देश से बाहर हो, मैं ऐसी इतनी ताकत रखती हूँ कि मैं अपने आत्मसम्मान के लिए किसी का भी कॉलर पकड़ सकती हूँ। किसी कहीं भी हो, वो धरती के नीचे क्यों ना हो, मैं घसीट के लाके उसका कॉलर पकड़ूंगी और सार्वजनिक रूप से सवाल पूछूंगी। रही बात जो आरोप लग रहा है कि मेरी गिरफ्तारी हो गई, मैंने कब्जा कर लिया, इस प्रदेश के अंदर तो आप भी रह रहे हैं ना, और मुझे मेरे ख्याल से जब से राजनीति कर रही हूँ तमाम लोग जानते होंगे ना, आज तक किसी के घर पे कब्जा किया, उल्टा दे ही दिया होगा लोगों को। मैं एक पहली राजनीतिज्ञ, मुझे लगता है, आज आप पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लें, जिसने कभी एक सरकारी दफ्तरों में एक कप चाय पीने के भी हकदार नहीं रही। मैंने जिला पंचायत में 5 साल का कार्यकाल में कभी जिला पंचायत के यहाँ भोजन नहीं किया मीटिंगों में, मैं नहीं करती, मैं तो उसको अपराध मानती हूँ। वो भ्रष्टाचार, वो जनता का पैसा है, हमारा हक नहीं है ना उस पर। सरकारी पैसे के 56 व्यंजन का भोजन करना वो हमारे लिए नहीं है भाई, वो तो जनता का पैसा है। जब मेरी सोच ये है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं किसी के घर पर कब्जा कर लूंगी? तो कि जो ये आरोप आप पर लगते हैं, तो ये क्या राजनीतिक उसमें? ऑफ कोर्स राजनीतिक, क्योंकि देखिए सच को स्वीकारना हर एक का बस का नहीं है। और छवि इसलिए कि मैं, देखिए मेरी इंडिपेंडेंसी, मैं अभिव्यक्ति की आजादी का ख्याल रखने वाली हूँ, मैं 21वीं सदी की नेता हूँ, मैं अपने आप को आजाद भारत की बेटी समझती हूँ। तो मुझे बताइए कि क्या मुझे कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, इसके लिए मैंने किसी को बॉन्ड भर के नहीं दिया है कि मैं जनता के काम के लिए कब उपलब्ध रही हूँ और नहीं रही हूँ। इस पर जनता सवाल कर सकते हैं मुझसे। मैंने जनता के लिए जिन वायदों को करके आई हूँ, चुनाव लड़ने के दौरान उन वायदों को पूरा किया नहीं किया, इस पर जनता मुझसे सवाल कर सकती है। लेकिन मैंने कभी भी जनता के बीच जाकर के ये वायदा करके नहीं आई, या ये उनको विश्वास दिला के नहीं आई हूँ कि तुम कहोगे तो मैं खड़ी रहूंगी, तुम कहोगे तो मैं बैठी रहूंगी, और कभी भी नहीं रहूंगी। ये मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने हिसाब से ही जीऊंगी जब तक मेरे जीवन में, मेरे शरीर में प्राण है, क्योंकि मैं बंधुआ थोड़ी हूँ।
भाई मैं गुलाम नहीं हूँ ना, मुझे किसके साथ रहना है नहीं रहना है इस पे दूसरे लोग अगर मुझसे प्रश्न उठाएंगे तो कैसे मैं एडमिट कर लूंगी। जी, आपके जो समर्थक थे वो आप चाहते थे आपको कि जो अभी हाल में चुनाव हुआ ना, पंचायत चुनाव, उसमें आप प्रतिभाग करें, तो आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों नहीं लिया? एक्चुअली मैं तैयारी कर रही हूँ 2027 की, और मुझे लगता है कि एक बार नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि मैं स्वहित के लिए कभी भी मैंने राजनीति नहीं करनी और ना की है, मुझे जनहित के लिए राजनीति करनी। मैंने जिला पंचायत के सदस्य रह करके लोगों की सेवा करी है, और निश्चित रूप से जैसे मैं इस बात को कह रही हूँ, मैं ईश्वर को साक्षी मान करके किसी भी पटल पर कह सकती हूँ कि मैंने कभी जनता के हक से एक कप चाय, उनका हक मार के एक कप चाय भी नहीं पी जी। तो उस बात को मैं आगे भी अपने जीवन में लागू, और मुझे अपना रवैया, मैं बस सिर्फ ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, लोग कितने भी मेरे मतलब, हालांकि मैं ईश्वर के लिए धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर को इस बात के लिए कि मेरे दुश्मन, मैं अपने आप को अजात शत्रु मानती हूँ, मेरे दुश्मन नहीं बनते। एक आध गिने चुने जिनको अपना सेंसलेस लोग होंगे या साइको होंगे या महामूर्ख होंगे, वो टाइप लोग तो मान सकते हैं मुझे दुश्मन, जिनको बात बात पे ये होता होगा कि ये अच्छा कैसे खा रही है, ये अच्छा कैसे पहन रही है, इसको बोलना ही कैसे, मतलब वो साइको टाइप। अदर देन मेरी लाइफ में कोई दुश्मन नहीं है। मैं आज भी इस दावे के साथ बोल सकती हूँ कि मैं चुनाव लड़ती, चाहे मैं दल से लड़ती चाहे निर्दलीय लड़ती, ये मेरे क्षेत्र की जनता भी जानती है, मैंने आसानी से जीतना था। लेकिन मैंने 2027 को मैंने सोचा कि अभी भी लोगों को मैं परेशान करूंगी कि भाई चाहे आर्थिक रूप से हो, मैं तो कहती हूँ कि मैं आर्थिक रूप से, लोगों ने 2 चुनाव मुझे लड़ाए तो सब पैसा लोगों ने लगाया, और अब तीसरा लड़ूंगी तो लोगों ने ही लगाना है, तो उनको मैं 2-2 बार तकलीफ देना नहीं चाहती थी कि अभी भी आप मुझे आर्थिक भी दूसरे तरीके से भी मदद करो और बाद में भी करो, क्योंकि 1.5-2 साल का तो अभी अंतर है। लक्ष्य था वो साफ था कि 2027 में चुनाव लड़ना है, कोर्स है, क्योंकि अगर जिला पंचायत चुनाव आप लड़ती जीतती तो उसमें कार्यकाल में फिर ये हार जाता। कार्यकाल में देखिए सवालों का जवाब जनता को देना पड़ता। अब जो कमिटमेंट मैं करती तो 2 साल के अंदर मैं पूरा तो कर नहीं सकती, ये तो स्वाभाविक है, और ये एक परिपाटी चलती आ रही है कि नेताओं को सिर्फ देखिए, मैंने कहा ना उन नेताओं के लिए तो सब जायज है जो सिर्फ भाषणों में काम करते हैं, मुझे धरातल पर काम करना है, और मुझे अपना जीवन मैंने इसी में खपा दिया और इसी में खपाना है। मेरा परिवार ही ये समाज है, तो मैं अपने, ये समाज ही मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार से गद्दारी कभी नहीं कर सकती। अगर बात करें 2027 चुनाव की, अगर मान लीजिए आपको बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है, वहाँ अगर कोई और अच्छा कैंडिडेट उनको मिल जाता है, तो तब भी आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे जनता बताएगी क्या करना है। जनता अगर मुझसे अच्छा किसी को मानती है तो मुझे तो पार्टी, अगर पार्टी मान नहीं, अब पार्टी क्या करेगी तो जनता को तय करना है ना। जनता अगर मुझे कहेगी कि इस दल से लड़ना है तो मैं उसी दल से लड़ूंगी, जनता कहेगी निर्दलीय लड़ना है तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी, क्योंकि पार्टी का काम टिकट देना है, पार्टी का काम आपको चुनाव जिताना नहीं है। बिल्कुल, चुनाव तो आपने अपने ही उस पर जीतना है। और खैर कुछ एक % लोग ऐसे हैं कि जो खाली बैनर पर चुनाव लड़ने के बाद जीत गए, लेकिन जब मैं जिला पंचायत की चुनाव लड़ी, 8 जिला पंचायत की सीटों में से 7 हारे थे बीजेपी के बैनर वाले, मैं अकेली बीजेपी के बैनर पे जीती हूँ। तो इस तरह का भी माहौल हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर मैं दल से नहीं लड़ी तो मैं चुनाव नहीं जीत सकती। बहुत तमाम ऐसे संदेश हैं कि हाँ, लेकिन मैं भाजपा के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकती। अगर पार्टी, जरूर मैं एक्सपेक्टेशन तो क्यों नहीं करूंगी, मैं कार्यकर्ता के रूप में 10वीं साल मैंने बीजेपी को दिए हैं, तो क्यों नहीं देना चाहिए बीजेपी को। और हम जैसे ईमानदार को नहीं देती बीजेपी, तो जनता के दिमाग में भी तो प्रश्न चिन्ह होगा ना कि भाई मुझ में क्या फॉल्ट है। आप मुझे बताइए, मुझ में कौन सी काबिलियत ऐसी है कि जो मुझ में नहीं है एक राजनीतिज्ञ, एक MLA बनने के लिए। जी, अगर बात करें बीजेपी की ईमानदारी की, क्योंकि अभी हाल में हमने एक कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता था, उनका पॉडकास्ट किया था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? अगर देखिए मैं कांग्रेसी होती तो मैं भी उसी बात को दोहराती, और अगर वो कांग्रेस में और सत्ता कांग्रेस की होती तो मैं वही बात कहती जो उन्होंने कही। जी। तो पक्ष से ही तो सवाल पूछेंगे ना। तो मैं विपक्षियों की जिम्मेदारी है, और निभा रहे, निभाना चाहिए, और नहीं निभा रहे तो वो भी तो गद्दार है इस प्रदेश के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल रहा है,
4 साल उनको पूरे होने वाले हैं, तो कैसे कैसी उपलब्धि हैं और कहाँ वो कमजोर नजर आया? क्योंकि आप एक ईमानदार नेता हैं, तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप खुलकर बोलें। देखिए, मैं पहाड़ों की बात करूंगी तो व्यवस्थाओं में तो देखो, मैं इस बार फिर एक्सेप्ट कर रही हूँ कि व्यवस्थाएं पहाड़ों में जिस तरीके से होनी चाहिए, अब चाहे उसको आप ब्यूरोक्रेट्स की फॉल्ट समझो या सरकार का फॉल्ट समझो, कहीं ना कहीं है तो सही ना। इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं। मैं पहाड़ के निवासी होने के नाते इस बात को कह रही हूँ कि पहाड़ों में इस तरह के हैवी मशीनरी चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। आप बजाय ये ट्रेन का ट्रैक बनाने के, बजाय 4 लेन 6 लेन बनाने के, आप छोटे छोटे हेलीपैड भी बना सकते थे, जिससे कि लोगों को आसानी से यहाँ से वहाँ आने जाने में सुविधाएं रहे। सिंगल रोड पे इतने आपदाएं कभी नहीं आती थी, आपने देखा होगा। यहाँ मशीन चल रही है और 20 किलोमीटर दूर तक दरारें बढ़ रही हैं। तो ये भविष्य के लिए बहुत टफ है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। मैं ये प्रदेश के निवासी होने के नाते इस बात के लिए चिंता कर रही हूँ कि भाई पहाड़ों को आप अनावश्यक छेड़ोगे तो ठीक है, वो छोटे छोटे गांव में अगर लिंक रोड आप दे सकते हो तो दे सकते हो। 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई पैदल जा रहा तो लिंक रोड दीजिए उनको। लेकिन ये 4 लेन 6 लेन का हमारे पहाड़ों में पता नहीं कौन टेक्निकल वो लोग होंगे जो ये बोलते हैं कि पहाड़ों को खोद दो। आप उत्तराखंड के पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा स्लाइड, उनको तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी हिलाते तो 20 किलोमीटर तक दरारें पड़ रही हैं पहाड़ों पे। तो ये खतरे का है और धामी जी को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। अगर आप उनके जो उन्होंने वादे किए हैं या जो भी उनके कुछ फैसले हैं, अगर कुछ फैसले आप बता पाएं कि ये फैसले थे, क्योंकि यूसीसी पे जैसे कि उन्होंने यूसीसी पे तो देखिए अब लोग मुझे कहेंगे कि रिलीजन पर बात करते हैं, मैं इन चीजों को मानती कम हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं अगर किसी बात को कह रही हूँ तो वो भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम सबसे बड़ी बात तो यहाँ मैं उत्तराखंड के अंदर जो आजकल देख रही हूँ धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, बच्चियों के गायब होने के मामले आ रहे हैं, यूसीसी क्यों लागू हुआ? क्यों लागू हुआ? इस पर हमको सोचने का विषय है ना कि क्या हम उस ट्रैक पर चल रहे हैं कि नहीं। मैंने बोल तो दिया कि आज मैं रुद्रप्रयाग पहुंच रही हूँ और पहुंच गई मैं हल्द्वानी, तो झूठी साबित हो गई ना। अभी हम अगर या तो हम रिलीजन पर बिल्कुल बात ना करें, जैसे पहले से चला आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, तब तो ठीक है। अगर आपने कह दिया कि नहीं जी हम हिंदू मुस्लिम, हम आज धर्मांतरण हो रहा है, आज लव जिहाद हो रहा है, आज लैंड जिहाद हो रहा है तो रोक लगा सकते हो तो बोलो, नहीं लगा सकते हो तो फ्रीडम दे दो। आप मदरसों को तोड़ नहीं सकते, आप मुस्लिम को इस देश के अंदर से बाहर कर नहीं सकते, आप एजुकेशन में इक्वलिटी ला नहीं सकते, तो फिर उन टॉपिक पर बात करने का फायदा क्या है? अगर यूसीसी में अगर बात करी जाए तो इसमें ये था कि सबको समान कानून कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, क्या हिंदू जो लोग हैं उनके 2 बच्चे हैं और उनके लिए लागू भी हो रहा है कि भाई चुनाव आप तब लड़ेंगे 2 ही बच्चे होने चाहिए पंचायत स्तर पर। मुस्लिम्स के हैं क्या 2 बच्चे? तो ये तो फिर पार्टी की खामी है कि जिन्होंने ये कानून लागू किया। आप पूरे देश के अंदर लागू करो ना इस चीज को कि भैया 2 बच्चों से ज्यादा होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस देश के अंदर जो भी रह रहा हो नागरिक हो, सबके लिए इक्वल कानून होना चाहिए। चाहे वो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का विषय आए, चाहे वो एजुकेशन आए। आप सबसे, मैं बता रही हूँ इस देश के अंदर सबसे जरूरी जो है वो एजुकेशन में इक्वलिटी है। आपने 36 प्रकार के स्कूल खोले हैं, किसी को फ्रेंच भी आ रही है बोलनी और किसी को ढंग से गढ़वाली भी नहीं आ रही, वो बच्चा कैसे सरवाइव करेगा आने वाले समय में? जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, अब हमको क्या पता वहां उनको क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आप गुरुकुल टाइप करके इस प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पर खोल दो, एक शिक्षा दो बच्चों को, मजाल नहीं है वो अपराधी बन जाए। आप बताओ ना, जब आप सबको बौद्धिक विकास का ज्ञान देंगे, सबको आप भाईचारे का ज्ञान देंगे, जो बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, अब हिंदू तो जा नहीं रहा वहां पढ़ने, तो अब हमको क्या पता उसके अंदर क्या पढ़ा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि अपराधी पैदा हो गए जी मदरसों के अंदर। तो जैसे उनको समझाया जाएगा, और ये कुछ एक लोग हैं जो इस तरह की कमियों को उपजाते हैं,
खाद पानी देना जिसको बोलते हैं, चाहे वो मौलाना हो इस देश के, चाहे वो संत समाज के अंदर आते हो, इन सबको की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आप अपने देश के बच्चों को एजुकेशन में इक्वलिटी लाने की बात करें, आप अपने देश के अंदर शांति और प्रेम का भाव लाने की बात करें, आप अपने देश के अंदर जब आप बोल रहे हो कि सबको एक समान कानून के दायरे में ला रहे हैं, तो क्या घटनाएं होनी बंद हो गई क्या? क्या 3 तलाक अभी नहीं हो रहा है क्या? हो तो रहे ही है, आप करते रहो ना, कागजों और भाषणों में करते रहो, पर हो रहे हैं। जहाँ होना है वहाँ हो रहे हैं, रेप की घटनाएं जहाँ होनी है वहाँ हो रही है, लव जिहाद जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहे, रोक तो नहीं लग रही है ना। बिल्कुल। मैं इसी पर आपसे 1-2 सवाल पूछता हूँ, क्योंकि यूसीसी के अंदर एक लिव इन का कानून भी है और हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई कि उत्तराखंड में महिलाओं को लेकर जो भी अपराध हैं वो देश में नंबर 1 है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे समान हैं और इनमें क्या क्या अंतर है? देखो, ये है संस्कार। मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब तक संस्कार सहित शिक्षा का प्राविधान इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सख्ताई से लागू नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हो, जो दिखा रहे हो, जिस तरह के समाज में आप बच्चों को जो परोस रहे हो उनके आगे, वो वही सीखेंगे। आप संस्कार नहीं दोगे तो लिव इन रिलेशंस में भी लोग रहेंगे और हत्याएं भी होती रहेंगी, लव जिहाद भी होता रहेगा। तो उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि एजुकेशन में इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ब्लॉक वाइज आप आवासीय विद्यालय जब क्रिएट कर देंगे, जब बना देंगे, और उसके अंदर वो बच्चा भी वही देख रहा है जो हिंदू देख रहा है, वही मुस्लिम देख रहा है, तब शायद उनमें समानता का देखने को मिलेगी हमें कहीं ना कहीं। आज हम आप तमाम देश के अंदर जाओ, प्रदेश के अंदर जाओ, आप सचिवालय चले जाओ, सारे चिट्ठियां अंग्रेजी में लिखते। क्यों लिखते हो तुम अंग्रेजी में चिट्ठियां भाई? जिन अंग्रेजों के हम गुलाम रहे हैं उन्हीं की भाषा को हम पे थोपे जा रहे हो आप। जरूरी है क्या? किसी अंग्रेज को देखा आपने हिंदी में चिट्ठी लिखते? अन्य देशों में जाओ, क्यों थोप रहे हो आप दूसरों की भाषा हमारे ऊपर? तो प्रेशराइज की पढ़ाई हो गई इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे को दिक्कतें पैदा कर रही है। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसकी तो हर जगह जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक तो ये है कि मुझे दूसरे देश में उसको इस्तेमाल करना है, तो भैया मजबूरी नहीं है ना, उतना सीखो जितनी जरूरी है ना, थोपो मत। मैं किसी भी चीज को बोल रही हूँ, थोपने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आपकी मातृभाषा क्यों नहीं सिखा रहे हो? आप अपने संस्कारों को क्यों नहीं सिखा रहे हो? आज का बच्चा सलमान खान को पहचान जा रहा है, वो शिव जी को नहीं पहचान रहा है। तो कहाँ आप संस्कार की बात कहाँ हो रही है? मुझे बताओ ना, कहाँ पर है? तो आरती जी, आपसे पॉलिटिकल हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन जब हमने आपके सोशल मीडिया देखा या आपके बारे में जाना, तो आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं और इसके साथ साथ आप कला के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपने एक्टिंग भी करी है। तो आप कैसे तालमेल बिठाती हैं इसको और अपने लिए भी कैसा समय निकालती हैं? आदमी को क्रिएटिव होना, मतलब इंसान को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। लोगों ने क्या किया कि जैसे मैं राजनीति में हूँ तो फिर इस राजनीति में ही जीना मरना है। मैं इन सबको अपने जीवन का पार्ट समझती हूँ, हिस्सा समझती हूँ। जब राजनीतिक विषय आता है तो राजनीति करते हैं, जब नई राजनीति हो रही है तो अन्य एंटरटेनमेंट आपके लिए सारे दरवाजे खुले होने चाहिए। मैं आकाशवाणी में, मैं तमाम जगहों से कवि सम्मेलन में जाके 2 पैसे वहां से भी कमा लेते हैं। तो क्रिएटिव नहीं होगी तो भूखे मर जाओगे। अब राजनीति कोई मेरे लिए तो नहीं बनी है ना, औरों को भी मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर जिस फील्ड में गए हैं उसी में रहना है। मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, और आज के टाइम पर बेसिकली, नहीं तो आप भूखे मर जाओगे। मैं तो कह रही हूँ कि आप मुझे अगर 1 महीना किसानी करने को दे दोगे, मैं खेती में बहुत अच्छा कर लूंगी। सवाल सिर्फ ये है कि आपका कंसंट्रेशन आपके काम के प्रति कैसा है, वो होना जरूरी है। तो बहुत आसान होता है। ये तो बहुत इजी है कि आपको मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी। कोरोना काल में मैंने खाना बनाना सिखाया, और मुझे लगता है कि आज मैं खुद भी यकीन नहीं कर पाती कि ये खाना मैं ऐसा भी बना सकती हूँ, इतना टेस्टी खाना मैं बना सकती हूँ। कभी नहीं बनाया मैंने अपने जीवन में खाना, कोरोना काल में, क्योंकि तब पता ही हाउस हेल्पर्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो मजबूरी में बनाना पड़ा। लेकिन आज मैं उस कुकिंग में बहुत अच्छा कुकिंग कर लेती हूँ। जी आरती जी, अगर बात की जाए, कई बार लोग बोलते हैं कि जो विकास है वो मैदानों में ही ज्यादा हुआ है, लेकिन पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाया। कहा ना मैंने कि बजट में अगर समानता रहेगी तो पहाड़ बंजर ही रहेंगे। बजट बढ़ाकर देना पड़ेगा पहाड़ों में। पहाड़ों में स्पेशल जो
ये नहीं कि वो आरक्षण के तहत पास हुए इंजीनियर भेज दो आप पहाड़ों में, तभी बेड़ा गर्क हो रहा है। आप एक्सपर्ट इंजीनियर्स को भेजिए जो वहाँ की सॉइल टेस्टिंग कर सके, जो जिसको वहाँ के पहाड़ों की मिट्टी कैसे है उसका ज्ञान हो, जिसको वहाँ कहाँ क्या करना है, खेती कैसे उपजाऊ हो सकती है उसका ज्ञान हो। इस तरह के साइंटिस्टों को वहाँ भेजा जाए। हवा में तो कुछ भी नहीं होगा, पहाड़ तो बर्बाद ही रहेंगे अगर स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं किया जाएगा। तो अभी हमने एक हाल में एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें हमने कवर किया था कि उत्तराखंड के लगभग 1700 कुछ गांव घोस्ट विलेज हो गए हैं। तो क्या ये फिर धीरे धीरे तो ऐसे में तो सारे गांव घोस्ट विलेज हो जाएंगे? आप कहें अब हो ही गए, ये तो खाली आपने अपने सर्वे में बोला, मैं तो कह रही हूँ यमकेश्वर के तमाम गांव ऐसे हैं जहाँ लोग पलायन कर गए। तो क्या तो कैसे रोकें फिर इस चीज को? मैंने कहा ना कि जितनी वहाँ खेती है उसको उपजाऊ करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें और ये बड़े हम सोच रहे हैं कि चंद्रमा पे रुद्रप्रयाग और यमकेश्वर और टिहरी और चमोली से उड़ जाएंगे, ये सोचना बंद करें। क्योंकि जहाँ जिस स्तर का विकास मांग रहा है जो क्षेत्र, उस स्तर का विकास करो आप। मैंने कहा ना कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरने की जगह है वहाँ बड़ा हवाई जहाज उतारने की कल्पना करोगे तो वहाँ टूटेगा। और पहाड़ में तो नहीं कर सकते भाई, पहाड़ में आप तो पहाड़ के रहने वाले हो, मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि हम वहाँ जो सीढ़ी नुमा खेत हैं आपको मशीनें भी नहीं देनी वहाँ, आप वहाँ मेडिसिनल प्लांट लगाओ, फार्मर से उस जमीन को लीज पर ले लो। क्यों नहीं ले लेते, क्यों नहीं वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ लेते। आज मैं देख रही हूँ, मैं इस बात पर कह रही हूँ, बेरोजगारी की बात अगर मैं कहूँगी, अगर हमारा पहाड़ का युवा सड़कों पर कोई काम कर रहा है, गांव में कोई काम कर रहा है, तो तमाम अधिकारी उसको टॉर्चर करने जा रहे हैं। रिजॉर्ट बना रहा है, वो बना रहा है, 36 प्रकार की प्रक्रियाओं में उलझा रखा है। कैसे वो विकास करेगा, कैसे वो काम करेगा, कैसे वो रोजगार करेगा? आप मुझे बताइए ना। आपने नियमों में इतना उलझा दिया उसको, अगर 2 लाख का लोन लेना है तो वो 2 साल तक तो बेचारा नियम झेल झेल के मर रहे हैं। तो कैसे काम होगा मुझे बताइए ना। तो इसके लिए तो सरकार को सरल प्रक्रिया करनी चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जो जनप्रतिनिधि आप पंचायत स्तर पर उतारते हैं वो खाली टाइम पास के लिए नहीं उतारना, उनको उनके साथ बैठ कर के छोटे जो ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ बैठ कर के हर महीने में इस प्रदेश में जो हैवी तनख्वाह लेने वाले सचिव हैं, जिन्होंने जो एक हिसाब से मैं ये बोलूं कि प्रदेश के गरीबी के हिस्सेदार हैं वो लोग, उन्हीं की वजह से ये प्रदेश गरीब है। ये जो नेता बन जाते हैं और तमाम 36 प्रकार की इनको सुविधाएं चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि गांव के लोगों को गरीबी के स्तर से कैसे उभारा जाए। उस पर काम नहीं करोगे तो आप किसके लिए बन रहे हो? आपको तनख्वाह ब्यूरोक्रेट्स को किसके लिए मिल रही है? नेताओं को इतनी सुख सुविधाएं किसके लिए मिल रही है? उन्हीं जनता के लिए तो मिल रही है ना, और वो जनता ही रो रही है। अगर पंचायत चुनाव के नतीजे देखें, इस बार निर्दलीयों ने ज्यादा बाजी मारी है बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। तो 2027 में पार्टी कैसे देख रही है कि क्या क्या? पंचायत चुनाव तो वैसे भी देखिए व्यक्तिगत स्वभाव पर होते हैं। जब मैं लड़ी, मैंने बताया कि 8 जिला पंचायत की सीटों में से 7 अन्य थे और मैं ही एक बीजेपी के बैनर पर थी। तो उसे और विधानसभा के चुनाव में बहुत भिन्नताएं हैं। विधानसभा में दलगत तरीके से लोग वोट करते हैं और पंचायत चुनाव पे व्यक्ति देखते हैं। तो इसमें तब भी पार्टी तो अपना अधिकृत प्रत्याशी तो तब भी उतारती है, उससे फर्क नहीं। मैंने कहा ना कि गांव में जो लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, जिसको उसका व्यवहार पता है, घर घर पता होता है गांव के नेता को, और घर घर के लोगों को नेता के बारे में पता होता है, तो उसी को एक्सेप्ट करते हैं जिनसे उनको जो इजी गोइंग होता है उनके लिए। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो गाँव से या क्षेत्र से या जिला से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है, जब क्योंकि चुनाव में खरीद फरोख्त होती है। बहुत गलत है। मैं तो कह रही हूँ कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी जैसे महापौर के होते हैं, जैसे नगर पालिका नगर पंचायत में होते हैं चेयरमैन के, ऐसे होने चाहिए। वास्तव में भ्रष्टाचार होता है। मैं तो उस दौर से गुजर के आई हूँ, मुझे पता है खरीद फरोख्त होती जी। तो अगर बात करें 2027 की तैयारियों की, तो आरती गौड़ कैसी तैयारी कर रही है 2027 के लिए कि अपना जो क्षेत्र है उससे अपनी सीट निकल जाए और आगे बढ़े? फिर देखो, राजनीति मेरे जीवन का ना पहला और अंतिम उद्देश्य कभी नहीं रहा, कभी नहीं। मैं मानती भी नहीं हूँ। जनता कहेगी
तो निश्चित रूप से, और मैं इस बात को जब चुनाव लड़ने गई थी, मैंने कहा था अगर मैं जीतूंगी तो तुम लोगों का सौभाग्य है, हारूंगी तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। और आज भी मैं कहती हूँ, इस प्रदेश को आरती गौड़ जैसे विधायक मिलेगी तो इस प्रदेश के, उस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य, मेरा क्या होना, मुझे बताइए ना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो फक्कड़ हूँ। मुझे 7 पीढ़ी के लिए कमा के नहीं रखना, मैंने इसीलिए परिवार नहीं जोड़ा कि मैं भ्रष्टाचारी नेता ना बन जाऊं। अगर मैं शादी करूंगी तो दूसरे का बच्चा अगर 10,000 का जूता पहन रहा होगा तो मेरा बच्चा भी बोलेगा वो भी तो जिला पंचायत का सदस्य ही है ना, उसका बच्चा कैसे पहन रहा है, मुझे भी चाहिए। अब कैसे समझाऊंगी कि वो भ्रष्टाचारी है इसलिए पहना रहा है उसको 10,000 का जूता। तो इसी चक्कर में मैंने परिवार नहीं जोड़ा कि मुझे अगर राजनीति करनी है तो बहुत ईमानदारी के साथ करनी है, और मेरी कमाई बोले तो चाहे वो काम हो चाहे वो मेरी तनख्वाह हो, 100% वो जनता के हक में ही जाना, और जाता ही है। मैं नौकरी करी तो भी जनता पे ही मैंने अपना पैसा दिया। आज अगर मैं आपको सच बताऊं, मैंने 5 साल राजनीति करी, कहीं पर मैंने एक चवन्नी अपने घर में, मेरे यहाँ कोरोना काल में तमाम सरकारी राशन ये वो रहा, मैं अपने घर में 2-3 दिन ब्रेड और दूध के साथ रही, राशन सब वो हाउस हेल्पर्स जो थी उनको बट गया, दुकानें बंद हो गई और राशन मेरे घर में भरा पड़ा था, उसके बावजूद भी मैंने उस राशन को नहीं छुआ, क्योंकि आत्मा नहीं बोलती। जिस दिन आपकी आत्मा मर गई तो आपको राजनीति करना, समाज सेवक नहीं हो ना, फिर आप ठेठ कमाई का साधन बोलो उस राजनीति को कि ये मेरा प्रोफेशन है भाई, ये रोजगार है मेरा। तो राजनीति की अपने आप को समाज सेवक तभी कहे जब जनता के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हो। जी, आजकल उत्तराखंड में की राजनीति में वैसे भी हलचल होनी शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने अपने जो पिटारे थे वो खोलने लग गए हैं। किसी ने एफडी के बारे में बात की है। अगर बात करें हरक सिंह रावत की, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि पार्टी फंड के लिए मतलब जो भी थे खनन माफिया थे या जो भी थे, उन्होंने 27 करोड़ दिए। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है, फिर कैसी तैयारी? कोई भी दल देखिए चंदे से ही चलते हैं। अब कोई मुझे कहेगा कि तुमने 2 चुनाव कैसे लड़े, मेरे घर खाता देखोगे आप, बैलेंस देखोगे, कहोगे कि कैसे लड़े। तो मुझे भी जनता ने चुनाव लड़ाया, और मुझे लगता है राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बीएसपी हो, यूकेडी हो, सब चंदे से ही चलते हैं। लेकिन इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगलाइज हो। अगर आप मुझे चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत देखेगा कोई कि 10,000 देने लायक हो भी कि चोरी चकारी करके डाका डाल के लिए आए, तो वो नहीं होना चाहिए। अदर देन चंदा तो एक हिसाब से अगर ये तो फिर वैसे हो गया ना कि आप गलत काम कर रहे हो, उसके बदले हमें चंदा दे दो, फिर हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा ना कि अगर आप मुझे दे रहे हो तो पहले लोगों को, तभी तो बोल रहे ना ओपन कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कांग्रेस भी कर दे, भाजपा भी कर दे। मैं तो कह रही हूँ नेताओं का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए हर 6 माह 3 माह के अंदर, कि भैया तुम कितने चोर हो, पहले जनता को इस परीक्षा में पास हो तब दोबारा चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। नहीं तो कभी नहीं सुधरेगा देश, कभी नहीं। अगर आपसे बात की जाए कि 2027 चुनाव नजदीक है, तो किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे, और जो आपने जिला पंचायत में जो काम किया, कोई काम ऐसा था जो अधूरा रह गया हो, जिसे आप चाहते हैं कि मैं विधायक बन के उसको पूरा नहीं, अगर मैं सेम क्षेत्र से लड़ूंगी तो क्यों नहीं। अभी तो 50% भी मैंने काम नहीं किए अपने क्षेत्र में। मैं तो ईमानदारी के साथ कहती हूँ कि मैंने नहीं, जो कमिटमेंट मैं करके आई थी नहीं पॉसिबल हो पाया। बहुत सारी बाउंडेशंस होती है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, ब्यूरोक्रेट्स का सहयोग चाहिए होता है, समय भी होता है, पहाड़ों में काम करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है, तो नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं यमकेश्वर की सेवा करूं। लेकिन 1% वहां से मौका नहीं मिला तो मेरी कर्म भूमि ऋषिकेश रही है, तो सेकंड मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं ऋषिकेश भी प्रिपरेशन करने की कोशिश करूंगी। आपने ऋषिकेश की बात करी, तो ऋषिकेश ने ही बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था, अभी चुनाव हुए थे जो कि पहाड़ी और मैदानी, तो इसमें ये ऐसी राजनीति होनी चाहिए। आज मैं आपको बता रही हूँ, अभी देखो लोग बोलते हैं ना, मैं फिर उसी बात पर आ रही हूँ कि हम बड़ी बड़ी बातें भाषणों में करते हैं, चाहे वो रिलीजन पर बात हो, कास्टिज्म पर बात हो, क्षेत्रवाद की बात हो, ये कहीं मायने नहीं रखते। अगर व्यक्ति अच्छा है तो अब मैं पढ़ाई के लिए ऋषिकेश आई हूँ, तो क्या मेरे को हायर एजुकेशन के लिए यमकेश्वर, मेरे पास कॉलेज ही नहीं है तो कहाँ पढ़ती मैं? बिल्कुल। तो ऋषिकेश कॉलेज मुझे मना कर देता कि ये बाहरी स्टूडेंट है, इसको नई जगह मिलनी चाहिए, तो फिर तो बर्बादी है ना। आप नौकरी करने के लिए अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं,
तो ये लोग बोलते कि तो भारी है, इसको तो नहीं देना, देहरादून का ही चाहिए नौकरी करने वाला। तो ये तो बहुत घटिया मानसिकता है। और रही बात ये गढ़वाली है, ये प्लेन का है, ये वो, मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि जिस भी दल में जो भी लोग राजनीतिज्ञ के तौर पर आते हैं वो ईमानदार होना चाहिए 100%। बस ये है उसका कंक्लूजन कि हाँ, राजनीतिज्ञ कैसे जनता की सेवा कर सकेंगे। जी। तो कई लोगों की ईमानदारी तो बहुत बाद में बाहर आती है, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाता है तब जाके पता लगता है कि इन्होंने ये भी किया था। अब मैंने कहा, मैं तो मेरा बस चलता, मैं इस देश में अगर मेरी कलम पे इतनी ताकत होती तो मैं तो हर तिमाही में पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती यहाँ के नेताओं का। बिल्कुल। आरती जी, अगर बात करें आपकी, क्योंकि आप बहुत सारा वो भी लिखती हैं, आपने किताबें भी लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ सुना सके जो आपकी कुछ रचनाएं हैं। मैं देखो याद तो नहीं रख पाती, क्योंकि आप समझ ही पा रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक राजनेता के साथ साथ आप एक अच्छी लेखिका भी हैं। हाँ, मैं जरूर लिखने का शौक रखती हूँ। तो बिल्कुल कुछ हो जाए हमारे दर्शकों को। मैं सुना रही हूँ आपको आजकल का जो हिसाब किताब देख रही हूँ, तो उस पर मैं बोलती हूँ कि अफवाहों के बाजार में झूठ बिक रहा था, सच एक कोने में मायूस बैठे दिख रहा था। झुंड में एकत्रित सब ठग एक साथ चल रहे थे और शक अकेले चल रहे सच पर कर रहे थे। झूठ की बाहरी पॉलिश चमचमा रही थी, सच को ये बात अंदर ही अंदर खा रही थी। झूठ ही रेपिस्ट है तो झूठ ही अत्याचारी है, मगर ये सच बोलना ही तो बड़ी गुनाहगारी है। झूठ ही चोर है और झूठ ही भ्रष्टाचारी भी है, मगर चुप रहना सच की बहुत बड़ी लाचारी है। झूठ में ही दुनिया के सब अवगुण निहित हैं, कौन पूछ रहा सच को, झूठ ही यहाँ प्रचलित है। बिल्कुल, ये बहुत खूब, क्योंकि जो भी आपके अपने भाव थे, आपके विचार थे, इन जो आपने लाइनें लिखी हैं उनसे स्पष्ट हो गया कि झूठ ही सब कुछ चलता है, सच हमेशा पीछे छुप जाता है। जी। तो अब बात करेंगे कि 2027 में आप किसे देखती हैं कि 2027 में बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, क्योंकि अभी आप काली सेना के साथ भी कुछ नजर आई थी, तो क्या आप तीसरी पार्टी का भी तलाश कर रहे हैं कि अगर दोनों जगह से टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ से भी? नहीं, अगर पॉलिटिकल दल अगर पब्लिक को समझ नहीं आ रहे हैं, चाहे वो कोई से भी दल हो, तो थर्ड फ्रंट भी कोई, मैं सबको आमंत्रित करना चाहिए और सबको पब्लिक को आजमाना भी चाहिए। तभी तो आप डिफरेंसेस कैसे महसूस करेंगे कि कांग्रेस में क्या था। अब जब कांग्रेस 60 साल तक इस देश के अंदर रही, लोगों को समझ आया कि नहीं भाई कांग्रेस खराब है तो बीजेपी ले आए। अब अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी खराब है तो वो तीसरे दल पर जाएंगे। और काली सेना आपने जिक्र किया, तो मैं जरूर इस पे बात करना चाहूंगी कि मुझे हरिद्वार में भी थोड़े दिन पहले एक संत से मेरी मुलाकात हुई। स्वामी आनंद स्वरूप उनका नाम है। और जब मैं उनसे मिली तो उनके बारे में मैंने रिसर्च किया और पहले तो उनसे मिलने का मौका मिला, तो उनसे बैठ के बातचीत जो हुई, मैं कहीं ना कहीं बहुत प्रेरित हुई उनकी इन बातों से कि वो समाज के हित में बिल्कुल वही सोचते हैं जो मैं सोचती हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का, चाहे वो संत के रूप में हो, चाहे समाज सेवक के रूप में हो, चाहे राजनीतिज्ञ के रूप में हो, चाहे कलाकार के रूप में हो, जिसकी जो भावनात्मक रूप से लोगों के साथ लगाव रखता हो, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए समाज के अंदर। और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जब उन्होंने मुझसे बातचीत करने के दौरान उत्तराखंड पर बात की, पहाड़ी जो आजकल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन पर बात करी, बेरोजगारी पर बात करी, तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है समाज के लिए। और जो व्यक्ति अच्छा कर सकता है उसको स्वीकार करने में कोई परहेज तो नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल नहीं है, वो एक संत हैं, एक समाज सेवी के रूप में मैं उनको जरूर स्वीकार, इस प्रदेश के अंदर अगर आएंगे तो करना चाहिए लोगों को। तो उन्होंने काली सेना नाम की एक संस्था बनाई है, जिसमें वो उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। खास तौर पर वो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं।
खास तौर पर वो उत्तराखंड में, जब हरिद्वार में उनका आश्रम है और उस नाते वो हरिद्वार के निवासी होने के नाते, वैसे तो वो मूल निवासी बलिया के हैं, और मैंने उन्हें पूछा तो वो हमारे देश के जो एक महान विभूति हुए थे मंगल पांडे जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया, तो निश्चित रूप से उनके पड़पोत्र हैं वो। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनसे मिलने के बाद कि मतलब मैं ऐसी शख्सियत के पास बैठी हूँ। पर मतलब उसके अगर अलग भी मैं सोचूं तो उनके विचारों में इस देश के प्रति बड़ी चिंता है। उनके विचारों में ये है कि यहाँ का युवा जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है उसको सक्रिय कैसे किया जाए। तो वो उसी थीम को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, और खास तौर पे वो शुरुआत उत्तराखंड से करना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि भले ही वो राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करते, वो किसी भी राजनीतिक दल की न वो बुराई करते ना भलाई करते, लेकिन वो एक बात जरूर कहते हैं कि भैया जो सत्ता में होगा जो भी नेता, तो उसको जिम्मेदारी लेना जरूरी है, और उन्हीं को जगाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और वो खास तौर पे युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि उस काली सेना के माध्यम से आप उससे जुड़िए, उनकी टीम से। और जहाँ गांव-गांव में लोग जिस तरह की विपदाओं को झेल रहे हैं, गरीबी को झेल रहे हैं, जिस तरह की कमियां हमको गांवों में दिख रही है या प्रदेश के अंदर दिख रही है, उनके लिए आप कम से कम आवाज़ तो उठाएं। जी, तो आरती जी बहुत सारी बातचीत हो गई है, लेकिन मैं जाते जाते आपसे कुछ सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि हमारा उत्तराखंड अध्यात्म के उस पर केंद्रित है ना। हमारा जो पूरा भी वो है, जो भी आर्थिकी है, सब कुछ है, वो ये तीर्थाटन पे निर्भर है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल बनता जा रहा है हमारे, चाहे 4 धाम हो या कोई और भी धाम हो, क्योंकि कई सारी ऐसी खबरें वहाँ से भी आती हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए बहुत दुखद खबर है। ये बहुत दुखद है, मैं तो इस बात को बोल रही हूँ, और मुझे कोई परहेज नहीं है ये कहने में कि उत्तराखंड के अंदर मांस मदिरा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। उसका कारण क्या, हम देवभूमि के लोग कहलाए जाते हैं। आप तमाम अपने शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बड़े बड़े तपस्वियों ने इस प्रदेश के अंदर तपस्या की, और तब जाकर के ये प्रदेश हमको मिला है। आज हम संजीवनी बूटी हमारे प्रदेश से में पाई जाती है। इस प्रदेश के अंदर अगर व्यभिचारी लोग पैदा हो गए, इस प्रदेश के अंदर अगर इस तरह का आतंक मचेगा, झूठ होगा, भ्रष्टाचार होगा, तमाम तरह का घटिया चरित्र प्रदर्शित होंगे, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान यहाँ की जनता को उठाने को मिलेगा। तो मैं तो सरकार से भी अपील कर रही हूँ कि आप पर्यटन पर क्यों नहीं आधारित हो जाते, आप यहाँ की फसलों पर, यहाँ की मेडिसिनल प्लांट्स पर बहुत सारे संसाधन हैं आय के। जरूरी थोड़ी है कि शराब को ही आय का साधन बनाना है, तो बंद हो जानी चाहिए। जरूरी थोड़ी देवभूमि में मांस मदिरा का प्रचलन क्यों हो रहा है। और जिन मुस्लिम्स को, मैं तो इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मुस्लिम्स कौम ये कहती है कि उत्तराखंड के अंदर हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई मांस खाना, मदिरा खाना, तो हरिद्वार में नहीं रह रहे मुस्लिम, कहाँ रहते हैं? उधर ग्रामीण में भले ही रहते हैं, ऋषिकेश शहर में कम रहते हैं। आपको धार्मिक, देखो देवभूमि में आप रह रहे हो, या अल्लाह भूमि नहीं बोली गई, उत्तराखंड को देवभूमि बोला गया। तो देवभूमि में अगर आप रह रहे हो तो यहाँ के संस्कारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जितना यहाँ, मैंने कहा ना कि जितना यहाँ इंसान गंदगी फैलाएगा उतना नुकसान होगा। आपको अगर मांस मदिरा लेना है तो आप आउट ऑफ उत्तराखंड अपने बस जाइए और वहाँ लीजिए। यहाँ उत्तराखंड में इस तरह का प्रचलन चलता रहेगा तो नुकसान, मुझे लगता है कि ये दैवीय प्रकोप है। जी, अगर बात करें, क्योंकि पॉडकास्ट का समय भी काफ़ी हो गया है, अगर बात करें मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल की, क्योंकि अभी साल भर एक बचा है, तो अभी क्या क्या स्टेप उनको लेने चाहिए कि जो भी छवि है उसको सुधारा जा सके? कहा ना मैंने कि पहले तो देवभूमि को देवभूमि होना जरूरी है। उसके बाद बेसिकली जैसे मैंने कहा कि यहाँ का युवा जो रोजगार के लिए धक्के खा रहा है, गाँव में बहुत सारे खेती बंजर पड़ी है, उस पर उनके लिए विशेष प्लान बनाए जा सकते हैं। जो गांव के युवा रोजगार के लिए रिवर्स प्लान होके आए, अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में,
वो छोटे छोटे दुकानें खोल रहे हैं, तो आपके अधिकारी कर्मचारी जाकर के उन पर डंडे मार रहे हैं। 70-80% यहाँ आप बोलते हैं कि फॉरेस्ट की जगह है जी, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो जब वहाँ बसावट है तो भाई बिजली भी चाहिए लोगों को, पानी भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट कहता क्यों नहीं बना बीन नदी पुल? फॉरेस्ट की वजह से नहीं बना। कौड़िया किमसार रोड हो गया, मेरे क्षेत्र की बात करें, वो गंडी मोटर का मार्ग हो गया, सिर्फ फॉरेस्ट की नाकामी की और फॉरेस्ट की तानाशाही की वजह से नहीं बना। तो इसकी इनमें लचीलापन तो लाना पड़ेगा ना। अब मैं इस गांव के अगर निवासी हूँ, मेरी 7 पीढ़ी यही खप गई है, मुझे आप कहाँ फेंकोगे? अब मुझे आप ना सड़क दे रहे हो, ना पानी दे रहे हो, ना बिजली दे रहे हो, तो मैं जीवित कैसे रहूंगी? बिल्कुल पलायन हो जाएगा। तो हाँ, पलायन इसी कारण हो रहा है ना कि 70% आबादी आप फॉरेस्ट को दे के बैठे हो। क्यों दे के बैठे हो भाई? ठीक है, जितना जरूरी, मैं कह रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि प्लांटेशन होना चाहिए, मैं भी बोल रही हूँ ना होना चाहिए, लेकिन सांस लेगा कौन जब जीवन ही नहीं बचेगा? जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो कि इसके लिए भैया हम पेड़ लगा रहे हैं, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, तो कौन, जब वो उसको तो बाघ खा जा रहा है। आप देख रहे होंगे पहाड़ों में जंगली जानवरों का इतना आतंक, कारण क्या है ना कि आपने अपनी खेती भी बंजर छोड़ दी, वहां भी आपने पेड़ झाड़ी पेड़ उगा दिए। तो उस पर ठोस प्लान अगर नहीं करते तो मुझे लगता है कि इस तरह के दंश तो झेलने पड़ेंगे और खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और आपके जो भी विचार थे, क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य रही हैं, वहाँ के अनुभव और जो हमारी जो छोटी छोटी न्याय पंचायतें होती हैं उनकी भी आपने जो समस्याएं थी उनको उठाया। तो 2027 में ज़रूर मुलाकात होगी, क्योंकि निश्चित है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे जितने भी दर्शक थे, आपने आरती गौड़ को सुना, उन्होंने अपने जो क्षेत्र में उन्होंने काम किया, जो हमारे गाँव की समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनको कैसे एक कोई सदस्य या कोई भी जब कोई पद पर होता है तो वो अपनी बात जरूर आगे पहुंचाए, अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे। तो ऐसी राजनेता हमारे उत्तराखंड के हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर जिले में होनी चाहिए, जिससे कि हमारे उत्तराखंड और तेजी से विकास करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि दिनों दिन तरक्की करे।